माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। तो मुझे पोइट्री बहुत पसंद है। मैं कभी कभी कविताएं बहुत रिसाइट करता हूँ। तो मैं सोचता था कि चलो बहुत हो गया पढ़ाई, 5-10 मिनट कोई कविता पढ़ लेते हैं, कोई रिसाइट कर लेते हैं, तो उससे मुझे काफ़ी एनर्जी मिलती है। फिर अगर उससे मन नहीं भरता था तो मैं मंदिर जाने का बहुत मुझे शौक है। मंदिर इसलिए नहीं कि मैं कोई भगवान से ये कहना चाहता था कि मुझे ये दे दीजिए, मैं ये चाहता हूँ, जाके इनर पीस के लिए। और मुझे लगता है मुझे मंदिर से काफ़ी पीस मिलता था, क्योंकि आप जिस पे ट्रस्ट करते हो, अगर उससे आपको लगता है कि कुछ मिल रहा है तो आपको काफ़ी फीलिंग अच्छी आती है। तो मुझे भगवान पर काफ़ी ट्रस्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरी गलत से गलत परिस्थितियों में काफ़ी हेल्प करते हैं। आप ऑटोमेटिकली हेल्प होता है, क्योंकि आप कोई भी अच्छी चीज़ करते हो तो यूनिवर्स आपको ये एक तरह से जो कहावत है ना कि साजिश करता है कि आपकी कोई भी चीज़ पूरी हो। तो वैसे मुझे भगवान पर काफ़ी भरोसा है कि देयर इज़ समवन हु इज़ हेल्पिंग मी। तो मैं जाता था उनके पास, वहाँ बैठता था 15-20 मिनट, आधे घंटे, और फिर जब अच्छा लगता था मन को कि हाँ यार अब एनर्जी आ गई है, तो जाके फिर दुगने उत्साह के साथ पढ़ाई करता था। कि गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। क्या बात है, वेरी नाइस। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक में रूपक मेरे हैं। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दीर्घ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित्सर सिंधु मंत्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कटती ज्वार सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। शून्य को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वह निप्रखर। फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर ना आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रबुद्धित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। मेरा पूरा जीवन संघर्ष भरा है, और मेरे जीवन से ज़्यादा मेरे माता पिता का जीवन पूरा संघर्ष से भरा है। भैया ने, माता ने, पिता ने, मेरे दादाजी ने, पुरखों से ये संघर्ष चलता आ रहा है। मेरी बस ये कोशिश थी छोटी सी कि वो संघर्ष खत्म हो, मेरे माता पिता को एक ऐसी सफलता मिले जिससे उनका माथा और ऊंचा हो जाए समाज में। और मैं एक छोटी सी मेरी ये सफलता है जो उन्हें काफ़ी कुछ दे पाएगी, तो इसलिए ये खुशी और बढ़ जाती है। परिवार में, घर अगर बोलूँ तो घर में हम 4 लोग हैं, माता पिता और भैया और मैं।
वैसे परिवार तो मेरा पूरे सारे रिलेटिव्स का है, सब मुझे परिवार जैसे ही ट्रीट करते हैं अपना, और किसी भी विपत्ति में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। वाजीराम की फ़ीस थी 1.5 लाख रुपए, और फिर यहाँ आने का जो खर्च होता है वो तो उसको वहन करने के लिए मेरे पिताजी ने अपना हमारा इंदौर का मकान जो था, जो उनकी पूरे जीवन भर की संपत्ति थी, उसे बेच दिया। और एक क्षण भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो उनके जीवन का जो ये त्याग था, इसी त्याग को मैं चाहता था कि उसका कुछ फल निकले और कुछ पॉजिटिव आउटकम हो। कुछ भी होता था तो मुझे किसी भी चीज़ की कुछ खबर नहीं होती थी। मेरे माताजी जब हॉस्पिटल में एडमिट थी तब मुझे इसका ज्ञात नहीं था कि मेंस का पेपर था आपका तब? मेरी तब मेंस की एग्ज़ाम चल रही थी, तो मुझे ये पता नहीं था कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। और चाहे कितनी भी हो, इसी हमारे गांव की जो पुश्तैनी ज़मीन थी वो भी पापा को बेचनी पड़ी ताकि मेरी यहाँ पे फाइनेंशियली हेल्प हो सके। तो पुश्तैनी ज़मीन बेचने का भी एक दर्द होता है जो मेरे पिताजी ने सहा। तो पंक्ति यह है कि गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। तुम्हारा जनरल नॉलेज अच्छा है, तुम यूपीएससी कर सकते हो। तो उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं होता था कि यूपीएससी क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, कैसे क्लियर करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। लेकिन जब इतने सारे टीचर्स मुझे बोलते थे तो मैं सोचता था कि पता करें कि होता क्या है। मैं भैया से बात करता था तो भैया को इस बारे में अच्छा नॉलेज था, तो मुझे बताते थे कि इसमें अपीयर होने के लिए ग्रेजुएट होना पड़ता है आपको, और ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट होते हैं जिसमें अराउंड द कॉर्नर सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, एनवायरनमेंट हो। तो ये सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। तो मुझे लगा कि ये सारे सब्जेक्ट्स एक तरह से ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं। तो मुझे थोड़ा थोड़ा ओरिएंटेशन हुआ उसके प्रति। फिर 11th क्लास में जब ये पहला स्टेज होता है जहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि आपका करियर किस डायरेक्शन में जाएगा, तो मेरे पास ये मौका था कि मैं आर्ट्स के फील्ड में जाऊँ या फिर मैं साइंस लूँ या फिर मैं कॉमर्स लूँ। तो हमारे स्कूल में आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट नहीं था, तो इसलिए मुझे कंपलसरीली ये लेना पड़ा साइंस। और मैंने सोचा कि 12th तक मैं साइंस स्ट्रीम से कंटिन्यू करूँगा, और 12th के बाद मैं 3 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम किसी कॉलेज से करूँगा, और फिर 1 साल का प्रिपरेशन करने के बाद एग्ज़ाम में अपीयर होऊंगा। तो यही मेरे ख्याल से सारे सिविल सर्विस जो भी सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हैं उनको ये फॉलो करना चाहिए कि प्रॉपर प्लानिंग हो। एटलीस्ट ऐसा कॉन्क्रीट प्लानिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट ये माइंड में क्लियर हो कि आप आने वाले टाइम में क्या करने वाले हो। एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स आगे का आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आप MBA कर रहे हो तो MBA 5 साल का है, उसके बाद आप प्लेसमेंट लोगे। अगर प्लेसमेंट लेना है तो MBA करिए, और अगर नहीं लेना है तो ग्रेजुएशन करके अपना फील्ड चेंज कर सकते हैं आप। और अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं करेंगे तो स्पॉन्टेनियसली चीज़ें होंगी और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर होगी। तो फिर मैंने 12th के बाद डिसाइड किया कि मैं BCom ऑनर्स करूँगा इंदौर से ही, क्योंकि मेरा होम टाउन था। तो होम टाउन से मैंने फिर अपना ग्रेजुएशन किया, और कॉलेज टाइम में मैंने थोड़ा प्रिपरेशन शुरू कर दी। मैंने पहले सिलेबस देखा, जो कि एक बेसिक नीड होती है किसी भी चीज़ की करने की। अगर कोई सी भी एग्जाम है तो विच एवर एग्जाम इन विच यू आर अपेयरिंग, तो एक बेसिक चीज़ ये होती है कि आप उसका सिलेबस देखो और क्या क्या चीज़ें उसमें पूछी जाती है, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, और फिर ये तय करो कि आपकी प्रिपरेशन अभी किस लेवल पे है और किस लेवल तक आपको जाना है। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा फर्स्ट ईयर में, तो मैंने देखा कि अभी सॉल्व नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं जिसका मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था। तो मुझे लगा कि प्रिपरेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो यही मैं भी कहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन पहले पता करिए, उसके बाद प्रिपरेशन का स्टार्ट करिए कि कैसे स्टार्ट करना है। तो फिर मैंने बेसिक जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में अगर आप फर्स्ट ईयर में मैंने मान लीजिए कि पढ़ लिया हिस्ट्री, तो फिर अगर मैं थर्ड ईयर में जाऊँगा तो मैं उसे भूल जाऊँगा, क्योंकि वो मेमोराइज करने वाली चीज़ है। लेकिन ज्योग्राफी में मैंने अगर पढ़ लिया कि अर्थक्वेक के कॉजेस क्या होते हैं, अर्थक्वेक के कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होते हैं, तो वो चीज़ें मेरे ख्याल से याद रहती हैं, क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ है। तो इसलिए मैंने उन सब्जेक्ट्स पे पहले ज़्यादा फोकस किया जो टेक्निकल हैं, और जो मेमोराइज करने वाली चीज़ें हैं उनको मैंने बाद के लिए छोड़ा कि इसे बाद में कर लेंगे। तो ये 3 साल तक मैंने ऐसे किया। और कॉलेज लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि मैंने कॉलेज लाइफ पूरा ही डिवोट किया। कॉलेज लाइफ में जैसे मैं आपको बताया भी कि स्टूडेंट एक्टिविज्म में भी था, साथ में लिटरेरी इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी करता था, और लिटरेरी इवेंट्स के कंडक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, ताकि कॉलेज लाइफ एकदम बढ़िया से बढ़िया हो। मुझे मालूम था कि 3 साल का कॉलेज लाइफ होने वाला है, और 3 साल बाद मुझे कॉलेज लाइफ छोड़ना होगा। आमतौर पे स्टूडेंट्स का 4 या 5 साल का होता है, तो मैं 3 साल में ही 5 और 6 साल के मजे करना चाहता था। तो मैंने वो भी किया और साथ में पढ़ाई भी की। मेरा आधा टाइम कॉलेज में बीतता था और आधा टाइम कॉलेज की लाइब्रेरी में बीतता था। तो जब थर्ड ईयर हो गया कंप्लीट, तब वही डिसीजन लेने का टाइम आया कि अब प्रिपरेशन करनी है, लेकिन कैसे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली जाके प्रिपरेशन करूंगा, क्योंकि घर पे वो सराउंडिंग नहीं था कि ऐसा प्रिपरेशन हो पाए। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, एक माहौल मिल जाता है। तो वही माहौल के लिए मैं दिल्ली आया, और फिर मैंने कोचिंग्स ज्वाइन की और साथ में प्रिपरेशन की,
और फर्स्ट अटेम्प्ट में फिर एग्जाम क्लियर हुई। डिस्ट्रैक्शन देखिए मैं ये बिल्कुल क्लियर करूंगा सारे एस्पिरेंट्स क्लियर कट बताओ, है ना? बिल्कुल डिस्ट्रैक्शंस होते थे। और महाभारत में भी कर्ण ने कहा था कि वो काट के योद्धा होते हैं जो भयभीत नहीं होते और जो मतलब अपने पद से हिलते नहीं है। जो आयरन की बॉडी होती है वो कभी हिलती नहीं है, लेकिन जो फ्लेक्सिबल बॉडी हमारी है वो जरूर एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी। बिल्कुल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि उन डिस्ट्रैक्शंस को कौन कितना ज़्यादा कंट्रोल कर पाता है। तो शुरुआती जब मैं प्रिपरेशन तो मैंने पहले स्टार्ट की थी, लेकिन ये मेरा पूरा 1 साल का डिवोटेड प्रिपरेशन था और मैं चाहता था कि इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। मैंने कॉलेज में काफ़ी एंजॉय किया था, लेकिन यहाँ मेरा एंजॉय करने का कोई इरादा नहीं था। और मैं आया तो शुरुआत के 1-2 महीने में काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होते थे, जैसे कि कभी अगर यूट्यूब ओपन किया तो यूट्यूब देखने लगे। जैसे अगर हम कोचिंग करके निकले तो 10:30 पे कोचिंग खत्म हो रही है, तो कई बार स्टूडेंट्स को मैं देखता था कि वो निकलते हैं चाय पीते पीते, चाय गपशप चाय पे चर्चा करते करते 2 घंटे उन्होंने बिता दिए उसी में। उन 2 घंटे में अगर वो चाहते हैं तो कुछ क्लास का रिवीजन कर सकते हैं, अगला सब्जेक्ट भी तैयार कर सकते हैं, दिन भर का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं वो, लेकिन वो टाइम वो वहाँ बिताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने का तरीका यही है कि अपने अंदर से मोटिवेशन लेके आओ। और अंदर से मोटिवेशन तब आएगा जब आपका खुद का डिसीजन होगा आपका काम करने का। अगर आप खुद ये सोच के आए हो कि मुझे एग्जाम क्लियर करनी है, मुझे सिविल सर्विसेज एग्जाम को ही परस्यू करना है, तो आप जरूर अपने आप से मोटिवेट होंगे। लेकिन अगर आपको किसी ने ये प्रेशराइज करके भेजा है कि जाओ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करो, या फिर आप किसी और को देख के प्रिपरेशन करने आ गए हो, तो मेरे ख्याल से थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस आ ही जाएंगे। और जब भी डिस्ट्रैक्शंस आएंगे आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो बह जाओगे उस फ्लो में। तो ये पक्का करो कि डिसीजन आपका है। मैं उनको बोल रहा हूँ जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, अपने आप से पूछो कि क्या आप सच में करना चाहते हो, क्या आपके अंदर वो विल है कि आप इतना टाइम डिवोट कर पाओगे। 1-2 साल हो सकता है, 4 साल भी लग जाए, जरूरी नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो। कुछ कमी रह जाती है, या फिर अच्छे पढ़ने वाले भी हो सकता है नहीं कर पाए कुछ कमियों के कारण। तो आप पहले तय कर लो कि आपको अगर 5-6 साल भी लगे तो क्या आप इतना टाइम दे सकते हो और बिना इन चीज़ों के आप रह सकते हो। और अगर रह सकते हो तो मेरे ख्याल से बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं मानता हूँ कि आधे से ज़्यादा लोगों की ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि वो इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन ले पाएँ और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे बिना फैमिली की कंडीशन देखे। तो आप अपनी फैमिली से कंसल्ट कीजिए, उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए। और आप उनको कॉन्फिडेंस में तभी लेंगे जब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस होगा। जैसे मैंने ये किया कि मैंने डिसीजन लेने से पहले मेरे अंदर माइंड में हमेशा था कि मुझे ये करना है। घर वाले भी हमेशा मोटिवेट करते थे, लेकिन मैंने सोचा कि पहले ग्राउंड रियलिटी पता की जाए कि वेदर आई एम एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन और नॉट। तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे काफ़ी पढ़ा था, तो मैंने ज्योग्राफी वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा और फिर दोबारा उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया यूपीएससी के एक्चुअल पेपर को, और देखा कि हाँ अब मैं हैंडल कर पा रहा हूँ क्वेश्चंस को। तो मुझे लगा कि नहीं, आई एम एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन एंड आई कैन क्लियर दिस वेदर इन फर्स्ट अटेम्प्ट और इन द कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स। तो जब मुझे ये पता चल गया कि हाँ मैं इस लेवल का हूँ, तब मैंने घर पे बोला कि पापा मुझ पे भरोसा रखिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी एग्जाम क्लियर करूँ। मुझे पोइट्री बहुत पसंद है, मैं कभी कभी कविताएं बहुत रिसाइट करता हूँ। तो मैं सोचता था कि चलो बहुत हो गया पढ़ाई, 5-10 मिनट कोई कविता पढ़ लेते हैं, कोई रिसाइट कर लेते हैं, उससे मुझे काफ़ी एनर्जी मिलती है। फिर अगर उससे मन नहीं भरता था तो मैं मंदिर जाने का बहुत मुझे शौक है। मंदिर इसलिए नहीं कि मैं कोई भगवान से ये कहना चाहता था कि मुझे ये दे दीजिए, मैं ये चाहता हूँ, जाके इनर पीस के लिए। और मुझे लगता है मुझे मंदिर से काफ़ी पीस मिलता था, क्योंकि आप जिस पे ट्रस्ट करते हो, अगर उससे आपको लगता है कि कुछ मिल रहा है तो आपको काफ़ी फीलिंग अच्छी आती है। तो मुझे भगवान पर काफ़ी ट्रस्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरी गलत से गलत परिस्थितियों में काफ़ी हेल्प करते हैं। आप ऑटोमेटिकली हेल्प होता है, क्योंकि आप कोई भी अच्छी चीज़ करते हो तो यूनिवर्स आपको ये एक तरह से जो कहावत है ना कि साजिश करता है कि आपकी कोई भी चीज़ पूरी हो। तो वैसे मुझे भगवान पर काफ़ी भरोसा है कि देयर इज समवन हु इज हेल्पिंग मी। तो मैं जाता था उनके पास, वहाँ बैठता था 15-20 मिनट, आधे घंटे, और फिर जब अच्छा लगता था मन को कि हाँ यार अब एनर्जी आ गई है, तो जाके फिर दुगने उत्साह के साथ पढ़ाई करता था। और तीसरी चीज़ ये कि मैं कभी कभी भी घर पे फ़ोन लगा दिया करता था मम्मी से, पापा से। तो उनसे जब बात होती थी तो मम्मी पापा से बात करने के बाद एक अलग ही मज़ा आता था कि यार मम्मी पापा से बात हो गई, अब चलो पढ़ाई करते हैं, अब उनके लिए तो आए हैं यहाँ पे। तो वैसी फीलिंग आती थी, तो और अच्छी पढ़ाई होती। मेरी जर्नी केवल ये 1 साल की नहीं है। मैं हमेशा मेरे माइंड में था ये कि मुझे यूपीएससी करनी है और केवल आईएएस बनना है, लेकिन उसके चक्कर में मैंने अपना कभी स्कूल लाइफ वेस्ट नहीं किया। कॉलेज लाइफ आई एन्जॉयड टू द फुलेस्ट। मैं कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट एक्टिविज़म में था, लिटरेरी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता था। इंदौर क्विज़ क्लब मैंने फाउंड किया, जिसमें आज अराउंड 250 मेंबर्स हैं, और उसके मेंबर्स हर कॉलेज में हैं इंदौर में। और डिबेट्स में पार्टिसिपेशन करना, और इलोकेशन में, पैनल डिस्कशन में, मैंने कॉलेज में एवरीथिंग आई डिड एवरीथिंग विच आई कुड। तो मेरा एडवाइस ये होगा कि आप प्रिपरेशन के लिए अपनी कॉलेज लाइफ को रूइन ना करें और कॉलेज लाइफ को फुल्ली एंजॉय करें। उसके बाद प्रिपरेशन का आप सोचें कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो जब मैंने अपने कॉलेज लाइफ ख़त्म किया और आई डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम IIPS DAVV इंदौर, एंड देन आई शिफ्टेड टू दिल्ली।
तो जब मैं दिल्ली आया तब बहुत सारी सामने मिथ्स थी कि यूपीएससी में अराउंड 5 to 6 अटेम्प्ट्स लग जाते हैं और एक अटेम्प्ट में तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शनल का प्रिपेयर करोगे, प्रीलिम्स कैसे करोगे, क्या बुक सोर्स होगी। पर उसके लिए मैं किसी टॉपर्स मीट में नहीं गया, कोई बुक लिस्ट किसी की देखी नहीं। मुझे जो बुक लिस्ट अच्छी लगी वो मैंने अपना बुक लिस्ट पहले ही चार्ट आउट किया और उसके बाद मेरा ये एम था कि नवंबर तक मैं अपना पूरा बुक लिस्ट जो मैंने बनाया है उसको ख़त्म करूँ और उसके बाद रिवीजन करूँ। तो मेरा फोकस हमेशा मल्टीपल रिवीजन्स पे था और हर बुक का, जैसे लक्ष्मीकांत है तो उसका मैंने 25 to 30 टाइम्स रिवीजन किया, मॉडर्न इंडिया जो स्पेक्ट्रम की है उसका 25 to 30 टाइम्स रिवीजन किया और हर चीज़ के लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज भी पढ़े। आई विल नॉट एग्जैगरेट, बट मैंने जैसे एंशियंट हिस्ट्री है तो उसके लिए मैंने RS शर्मा की NCERT, CCRT के नोट्स और पिंक बुक जो होती है NCERT की वो, लूसेंट और नितिन सिंघानिया तो मैंने जितना पढ़ा उसका रिवीजन भी किया। ऐसा नहीं है कि सारे सोर्सेज केवल पढ़े मैंने। फिर मेरा ये फोकस था कि जब लास्ट के 2 or 3 मंथ्स बचे थे तो मैं आई ट्राई टू सॉल्व एज मेनी टेस्ट सीरीज एज आई कुड। सो आई सॉल्व अराउंड 120 और 130 पेपर्स ऑफ वेरियस कोचिंग्स। और मेरा आपको भी एडवाइस होगा प्रीलिम्स के लिए कि अभी आप जितने भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चाहें करें, लेकिन जब 10 दिन बचेंगे एग्जाम के तो उन 10 दिनों में जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं यूपीएससी के, उनको प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर्स आप सॉल्व करें और हर दिन एक पेपर सॉल्व करें सुबह। उससे आपका माइंड सेट ऐसा फ्रेम हो जाएगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है और कैसे आपको फंसाने की कोशिश करता है हर क्वेश्चन में, जैसे नॉट, ओनली, इफ, बट। तो इसके लिए आप लास्ट 10 डेज में सुबह सुबह रोज़ एक प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें। उससे आपके प्रीलिम्स का मेरे ख्याल से बहुत हेल्प होगा। फिर मेरा ऑप्शनल भी प्रीलिम्स के पहले प्रिपेयर्ड नहीं था और मैंने बस फिल कर दिया था फॉर्म में कि हाँ मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी होगा, लेकिन उसके पहले तक मेरा ऑप्शनल प्रिपेयर्ड नहीं था। प्रीलिम्स जब मेरा हुआ तो आई थॉट दैट आई एम गोइंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, सो आई थॉट दैट नाउ आई हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑप्शनल एज वेल। सो मैंने विकास रंजन सर की कोचिंग ज्वाइन की ऑप्शनल के लिए और वहाँ भी मुझे लगा कि ये तो कोर्स 4 महीने चलेगा और जब तक ये कोर्स चलेगा तब तक मेरा मेंस भी हो जाएगा। तो मैंने सर से वीडियो लेक्चर्स ले लिए और मैंने 1.5 महीने में अपना पूरा ऑप्शनल ख़त्म किया और फिर उसका रिवीजन और लास्ट के मंथ में टेस्ट सीरीज़। और मैंने मेंस के लिए भी कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की। मैंने जितनी भी अलग अलग कोचिंग से उनकी टेस्ट सीरीज़ घर पे लाया, खुद सॉल्व किया और प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स थे उनकी सारी कॉपीज़ देखी मैंने कि उन्होंने कैसे आंसर्स लिखे हैं और उनसे बहुत सारा सीखा कि डायग्राम्स कैसे बनाते हैं और फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं और उन सबको अपने आंसर्स में इनकलकेट किया। और टेस्ट सीरीज तो सच मैंने कोई सॉल्व नहीं की, लेकिन मैंने क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए और मैं कभी कभी तो अराउंड 8 to 9 आवर्स डेली आंसर राइटिंग करता था। मैं जब थक भी जाता था तो सोते सोते मैं लिखता था कि हाँ मैं कुछ लिख रहा हूँ। तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई और इससे ये हुआ कि मैंने मेंस में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। मेंस में भी मेरे साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ कि मैं जब GS 1 का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था तो उसमें मैंने 5th क्वेश्चन का आंसर 6th क्वेश्चन में लिख दिया, फिर उसको कट किया तो वो क्वेश्चन मेरा पूरा वेस्ट हुआ, उसको 5th में लिखा। फिर 17th का आंसर मैंने गलती से 18th में लिख दिया और फिर मैंने उसको काटा और फिर 17th में लिखा। तो आई वॉज लिटरली क्राइंग। मैं इधर उधर देख रहा था कि बाकी सबके तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए और मेरे 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही वेस्ट हो चुके हैं। मुझे लगा कि अब तो मेरा गेम ओवर है, अब तो मैं ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने कैसे भी करके 19th और 20th आंसर बस ऐसे लिखा मैंने और मैं बाहर आ गया। तो बाहर आके मैं बहुत रो रहा था। मैंने अपने भैया से बात की, पापा मम्मी से बात की। मैंने बोला कि अब मैं 2, 3, 4 में कोई पेपर देने नहीं वाला, मैं आ रहा हूँ इंदौर वापस। तो उन्होंने बोला कि एक ख़राब गया तो गया है, बाकी पेपर दे दो और उसके बाद आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, अगला अटेम्प्ट दे देना। तो मैंने सोचा कि ठीक है। फिर मैंने और एनर्जी अपने अंदर वो किए और उसके बाद मैंने नेक्स्ट पेपर दिया। और जब मैं मार्क्स आए तो मैंने देखा कि GS 1 में मुझे 105 आए हैं, जो काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो वहाँ मुझे लग रहा था कि मेरा बहुत पेपर बेकार चला गया है, पर बाहर आने के बाद मुझे मालूम चला कि नहीं, पेपर तो अच्छा गया है मेरा। तो आप सबके लिए भी मेरे पास 2-3 मैसेजेस हैं जो मुझे इस अपनी छोटी सी जर्नी में, मेरी एज तो आपसे काफ़ी कम है, आई एम 22 years old, so I do not think that I am capable of giving you any advice, but still I have something for you. The first thing is that never underestimate yourself. आप क्या हो, आपका क्या पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हो और आप क्या अपने लाइफ में हासिल कर सकते हो, ये आपको नहीं पता। तो एक बार आप प्रीलिम्स दे के आओ, तब आपको पता चलेगा कि हाँ आपका पोटेंशियल क्या है। अभी आप बहुत डरे हुए माहौल में हो, आपको यहाँ ऐसा बनाया हुआ है कि नहीं ये एग्ज़ाम एक अटेम्प्ट में क्लियर की ही नहीं जा सकती, 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट 5 ईयर प्लान लगता है इसमें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये एग्ज़ाम बहुत ईजी है। और आप मुझी को देख लो कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, 22 ईयर्स की एज है और ये तो एग्ज़ाम 21 ईयर्स में, मतलब उसके पहले अटेम्प्ट देने नहीं देते, नहीं तो मैं पहले भी देता। तो ये एग्ज़ाम तो ये एग्ज़ाम रियली बहुत ईजी है, इट कैन बी क्रैक्ड वेरी ईजीली। बस ये है कि आप यहाँ के जो मिथ्स बनाए हुए हैं उसमें ना फंसें और अटेम्प्ट अच्छे से करें।
और सेकंड थिंग ये है कि इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज़ डन। तो आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे तब आपके अंदर ऐसा आएगा कि नहीं यार मेंस लिखते हैं, मेंस भी आराम से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप इंटरव्यू को सोचोगे कि यार इंटरव्यू में कैसे क्लियर करेंगे, लेकिन इंटरव्यू भी क्लियर होगा। तो एग्जाम तो इजीली क्लियर हो जाएगा, इसकी कोई टेंशन मत लो। लेकिन अपना फोकस और डिटर्मिनेशन भी नहीं, रूथलेस डिटर्मिनेशन ऐसा होना चाहिए कि जब आप कोई भी चीज़ आप अगर कोई एम बना रहे हो अपनी लाइफ में तो ये होना चाहिए कि इसको हम कैसे भी हासिल करें। और अगर एक साल आप फुल ईयर प्रिपरेशन को दे रहे हो तो उसके अलावा दूसरी कोई चीज़ आपकी लाइफ में होनी नहीं चाहिए। मैंने फेसबुक पे मेरे अराउंड 4500 फ्रेंड्स थे, व्हाट्सएप पे भी काफ़ी थाउजेंड्स में कॉन्टैक्ट्स थे क्योंकि मैं स्टूडेंट एक्टिविज्म में था, और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स थे, लेकिन मैंने सब अपने अकाउंट डीएक्टिवेट किए और 1.5 साल तक उन अकाउंट्स को ओपन नहीं किया। तो आप अकाउंट्स चला भी सकते हो, लेकिन मेरा ये सजेशन होगा कि जो डिस्ट्रैक्शन है, जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उनको ना करें, और जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनको अवॉइड करें। तो मैंने एक वो भी बना रखा था, अपना एक कीवर्ड है मेरा TLAM। ये TLAM मैंने प्रीलिम्स के पहले बनाया था। मेरे फ्रेंड्स पूछते थे कि इसका मतलब क्या है, तो मैंने कहा था कि मेरा जो एग्जाम जब क्लियर हो जाएगा तो मैं बताऊंगा। तो इस TLAM का मतलब है टॉक लेस एक्ट मोर। तो बातें कम करो कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, एग्जाम क्लियर कर लूँगा, ये आज खत्म कर दूंगा, नितिन सिंघानिया कल खत्म, NCERT परसों खत्म। तो बातें कम करो, काम ज़्यादा करो, क्योंकि काम करने का ज़्यादा टाइम है इसमें। एक साल में कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता, लेकिन जितना हो सकता है आप करने की कोशिश करो। और एटलीस्ट आई वुड लाइक टू से एट लास्ट दैट बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में आग लगाकर हंसते हंसते जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। गलियों गलियों में मुझे ढूंढोगे तो याद आऊँगा, जब भी इस शहर को लौटोगे तो याद आऊँगा। तुम मेरी आँख के तेवर ना बुला पाओगे, अनकही बात को समझोगे तो याद आऊँगा। हमने खुशियों की तरह दुख भी इकट्ठे देखे।